हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ये आपका। इसके आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। टॉपिक क्या है हमारा? यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारतीय समाज में विविधता और बहुलतावाद। प्लूरलिज्म यानी बहुलतावाद। बहुलतावाद एक ऐसी स्थिति या सिस्टम है जिसमें कई राज्य, कई समूह, कई अवधारणाएं, काफ़ी सारे विचार, कई नियंत्रण, अथॉरिटी इत्यादि एक साथ ढांचे में उपस्थित रहते हैं। बहुलतावाद क्या है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे सिस्टम है जिसमें कई सारे राज्य, कई समूह, कई अवधारणाएं, काफ़ी सारे विचार, कई नियंत्रण और अथॉरिटी इत्यादि एक साथ एक ढांचे में उपस्थित होते हैं, यानी कि एक ढांचे में ही सभी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलतावाद यानी प्लूरलिज्म। बहुलतावाद एक राजनीतिक दर्शन या विचारधारा है। बहुलतावाद क्या है? एक राजनीतिक दर्शन या एक विचारधारा है जो स्वयं में सामाजिक और राजनीतिक समावेशन को साथ लेकर चलती है, जो कि खुद में ही बहुलतावाद जो है वो खुद में ही एक सामाजिक और राजनीतिक समावेशन को साथ में लेकर चलती है, एक साथ लेकर चलती है। सोशलिटी को भी और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स को भी साथ में लेकर चलती है। क्या? बहुलतावाद। बहुलतावादी समाज में अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले पुरुष और महिलाएं आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और बहुलतावादी समाज में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं यानी पुरुष और महिलाएं हैं, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और शक्ति को आपस में साझा करती हैं, जो कि उनकी पावर है उनको भी वो आपस में साझा करते हैं। यानी बहुलतावादी समाज में जो अलग अलग धर्म के हैं, जाति हैं, संप्रदाय से हैं, जो अलग अलग इन सभी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पुरुष और महिलाएं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अपनी शक्तियों का भी साझा करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा अन्य उच्च पद, जो अन्य उच्च पद पर काम करने वाले लोग हैं या राष्ट्रपति हैं या जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने शक्तियों को आपस में साझा करते हैं। बहुलतावाद समाज में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो बहुलतावादी समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कोई भी एक सा नहीं होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है। तो जो बहुलतावाद समाज में रहने वाले लोग हैं, आप हैं, हमें, कोई भी है, तो वो हम सब कौन कौन होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। कोई भी एक सा सोच नहीं रखता, सबकी थिंकिंग डिफरेंट होती है, उनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं और हमारी जो थिंकिंग, हमारे विचार हैं वो हमारे एक दूसरे से भिन्न होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनके विचारों में एक दूसरे से असहमति भी होती है और जो हमारे विचार हैं उसमें एक दूसरे से हम सहमति भी रख सकते हैं और असहमति भी रख सकते हैं कि एक विचार मैं देती हूँ आपको और आपको पसंद नहीं आया तो आप उससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। तो जो बहुलतावादी समाज में लोग रहते हैं उनके भी विचार क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं, एक दूसरे से वो असहमति भी प्रकट कर सकते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आई बात, तो वो एग्री और डिसएग्री या सहमति भी प्रकट कर सकते हैं। उनके विश्वास एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनके विश्वास, उनके बिलीव भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर भी वो अपने समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शांति से जीवन यापन करते हैं। लेकिन उनके विचार, उनके सहमति असहमति, उनके विश्वास एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, पर फिर भी वो अपने समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शांति से जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं आपके पड़ोस में या मोहल्ले में रहने वाले लोग, या आपके पड़ोस में रहने या आपके मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं उनके विचार आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आपके विचार उनसे डिफरेंट होंगे, बट फिर भी हम उसके साथ ही रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं शांति से, तो वही हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अगर बहुलतावादी समाज की मूल भावना की बात की जाए तो यहाँ पर लोग व्यापक स्तर पर विविधता होने पर भी लोग एक दूसरे को समानता की निगाहों से देखते हैं। अगर हम व्यापक स्तर पर इसकी बात करते हैं, बहुलतावादी समाज की बात करते हैं, इसकी मूल भावनाओं की बात करते हैं, तो देखा जाता है कि व्यापक स्तर पर विविधता होने पर भी लोग एक दूसरे को समानता की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा वर्ग का क्यों ना रहा हो, सभी के समान या बराबर संवैधानिक अधिकार हैं।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो या किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, उन सभी के समान अधिकार हैं और उनको बराबर संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। और ये हमारे देश और संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती, और ये हमारे देश और हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें इंडिया में किसी भी टाइप के, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से जो लोग रहते हैं उनको सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है और हमारे संविधान की भी सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि इसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। बहुलतावाद समाज के प्रमुख आधार। अब बहुलतावाद समाज के जो प्रमुख आधार हैं वो देख लेते हैं। भारत एक राष्ट्रीय है किंतु एक बहुलतावादी समाज है। भारत एक राष्ट्रीय भी है बट क्या है, ये एक बहुलतावादी समाज। बहुलतावाद की संकल्पना निम्न कारकों से अंतर्निहित है। कौन कौन से कारक हैं वो? भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक। यानी भौगोलिक कारक हैं, ऐतिहासिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, जो कि बहुलतावाद की संकल्पना के निम्न अंतर्निहित कारक हैं। भारत में सामाजिक बहुलता या विविधता को निम्नलिखित रूपों में प्रमुखता से देखा जा सकता है। भाषा, लैंग्वेज। जबकि विभिन्न देशों में कई भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न देशों में, लेकिन 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। यानी कि 22 लैंग्वेज जो हैं उनको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें आधारिक रूप से मान्यता दी गई है। हालांकि अभी देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी पहली तथा अंग्रेजी हमारी दूसरी राज्य भाषा है। हिंदी हमारी पहली राज्य भाषा है और इंग्लिश जो है वो हमारी दूसरी राज्य भाषा है, लेकिन अभी किसी को भी राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा गया है। धर्म के आधार पर, यानी कि इंडिया में कई टाइप के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो धर्म के आधार पर, जनजातीय आधार पर, जाति के आधार पर, समाज में रहन सहन के स्तर पर भारत में सामाजिक बहुलता या विविधता को निम्नलिखित रूपों में प्रमुखता से देखा जा सकता है। भाषा के आधार पर जो बताया मैंने 22 लैंग्वेज हैं जो उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में इंक्लूड कहा गया है, बट अभी कोई भी हमारी राज्य भाषा नहीं है। हिंदी हमारी प्रथम है और इंग्लिश को हमने दूसरी मान्यता दे रखी है। धर्म के आधार पर, जनजातीय आधार पर, जाति के आधार पर, समाज में रहन सहन के स्तर पर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय समाज में विविधता और बहुलतावाद। शिक्षा की अवधारणा। भारतीय समाज में विविधता और बहुलतावाद शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा से ही व्यक्ति सही रूप से चिंतन करना सीखता है। तत्वों के संग्रह मात्र का नाम शिक्षा नहीं है, इसका सारा मन में एकीकृत के रूप में प्रकट होना चाहिए। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन से ही व्यक्ति सही रूप से चिंतन करना, थिंकिंग करना, अपने विचारों को प्रकट करना। शिक्षा से ही एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करना सीखता है, वो थिंकिंग करना सीखता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो हम सब किसी से सीखते हैं, एजुकेशन से। अगर हमें किसी एजुकेशन ही नहीं होगी, हम अनएजुकेट होंगे, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमसे जो कहा जाएगा हम उसी को ही सच मान लेंगे। बट अगर हम एजुकेटेड होंगे, हमारे पास एजुकेशन होगा, हमारे पास ज्ञान होगा, तो हम उस पर विचार करेंगे, उसको चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे कि ये सही भी है या नहीं। मगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, तो हमसे जो कहा जाएगा हम उसी पर ही विचार कर लेंगे। और तत्वों का संग्रह मात्र का नाम ही शिक्षा नहीं है, और तत्वों को संग्रह करना यानी कलेक्ट करना ही एकमात्र शिक्षा नहीं है, वही एजुकेशन नहीं है हमारी। इसका सार मन में एकीकृत के रूप में प्रकट होना चाहिए। यानी कि इसका सार यानी हमारी एजुकेशन जो है हमारे माइंड में भी जानी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमसे क्या कहा जा रहा है, हम क्या सुन रहे हैं, उसका भी हमें पता चलना चाहिए। बस ये नहीं है कि हमें एजुकेशन है, पढ़ लिया, हमें पता है नहीं हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, व्यक्तियों का निर्माण करती है, उन्हें डेवलप्ड करती है, उनके चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है और व्यक्ति को संसारिक बनाती है, और उसके चरित्र को, उसके नेचर को डेवलप करती है और उनको व्यक्ति को संस्कारिक बनाती है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अगर हम एजुकेट नहीं होंगे तो
मनुष्य क्या है, उसे एजुकेशन है, उसके पास ज्ञान है, तभी तो वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। बट क्या है, एनिमल्स को हम देखते हैं वो पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते और उनको हम समझ भी नहीं सकते उनके लैंग्वेज को। बट मनुष्य क्या है, मनुष्य एजुकेटेड होता है वो जब भी उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास शिक्षा होगी, जब भी वो मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। रियलिटी में देखा जाए तो वही सही अर्थ में शिक्षा है। और जो वही सही अर्थ में शिक्षा है, अगर हम मनुष्य से मनुष्य को ही बनाती है एजुकेशन, वही क्या है, सही अर्थ में शिक्षा है। वही हमारी एजुकेशन है कि व्यक्तियों का निर्माण करती है, वो उनके चरित्र को डेवलप करती है, उनके व्यक्ति को संस्कारिक बनाती है, कि उनके में संस्कार लाती है, और जो कि मनुष्य को मनुष्य बनाती है। वही सही अर्थ में एजुकेशन है। और मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास करना भी शिक्षा है। और मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास करना भी, उसका अभ्यास करना, उसका विकास करना, मस्तिष्क को यानी अपने माइंड को डेवलप करना भी क्या है, हमारी शिक्षा ही है। शिक्षा तथा मानव जाति का जन्मांतर का संबंध है। और शिक्षा तथा मानव जाति का क्या है, जन्मांतर का। शिक्षा क्या है, रियलिटी में हम देखें तो शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है उससे वो शिक्षा लेना स्टार्ट करता है, और जब तक कि व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती, पूरा नहीं हो जाता, जब तक डेथ नहीं होती, वो मर नहीं जाता, जब तक उसके साथ कंटिन्यूसली हमारी एजुकेशन चलती रहती है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको एजुकेशन उसके साथ चलती रहती है, जिससे के द्वारा एक मानव की छुपी हुई शक्तियों को विकसित किया जाता है। जिससे कि शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, मानव में जो ह्यूमन है उसमें जो छुपी हुई जो उसकी शक्तियाँ हैं, उसकी पावर्स हैं, वो उसको डेवलप्ड किया जाता है या उजागर किया जाता है। या तो हम उसे कह सकते हैं डेवलप्ड किया जाता है, उन्हें उजागर किया जाता है, इन्हें खोज के निकाला जाता है। व्यक्ति एजुकेट नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या करना है। बट एक व्यक्ति एजुकेट व्यक्ति होता है, उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कब कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो वो सब क्या करती है, हमारी एजुकेशन ही करती है। शिक्षा आंतरिक वृद्धि तथा विकास की न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, आंतरिक वृद्धि यानी कि इंटरनल वृद्धि तथा विकास की न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, जो कि कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब तक कि व्यक्ति मर नहीं जाता, जब तक उसके साथ उसकी एजुकेशन चलती है। इसकी अवधि जन्म से मृत्यु तक फैली हुई है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी अवधि जो एजुकेशन है उसकी अवधि कब से है, जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर उसकी मृत्यु तक फैली हुई है। कि एजुकेशन उसके साथ चलती है। ये नहीं है कि हमने आज पढ़ लिया हम भूल जाएंगे और हम नेक्स्ट टाइम पर हम कुछ भी याद नहीं रहेगा। नहीं, हमें थोड़ा बहुत तो हमें ज्ञान रहता ही है, हमने क्या पढ़ा, तो वही क्या है, हमारी एजुकेशन है। और एजुकेशन से ही हम सोचना, अपना विचार करना, अपने विचार प्रकट करना, दूसरों को सुनना सीखते हैं। और यह हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है, और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक ही फैली हुई है एजुकेशन। शिक्षा उस विकास का नाम है जो अवस्था से पूर्णावस्था तक शिक्षा होती ही रहती है। यानी कि जब बच्चे के जन्म से लेकर उसके बूढ़े होने तक जो होती रहती है, विकास होती रहती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा। शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ क्या है, पालन पोषण करना, विकास करना, संदर्भ करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सीखना, सिखाना, आगे बढ़ना और नियंत्रण करना। यानी कि पालन पोषण करना, उसको कैसे डेवलप करना है, और फिर उसको संवर्धन करना है, उसको प्रमोशन कैसे करना है, और शिक्षित को कैसे शिक्षित करना है। यानी कि हमने जो पढ़ा है, जो हमारे पास एजुकेशन है, जो हमारे पास ज्ञान है, हम उसको कैसे और फैलाएं और लोगों को कैसे शिक्षित करें, उनको प्रशिक्षित करना और शिक्षा को अपने अंदर से बाहर निकालना। यानी कि हमने पढ़ लिया, हम बोले ही नहीं कुछ, तो वो क्या होगा, हमारे अंदर ही रहेगी, और हम उसको किसी को व्यक्त अपने विचारों को दूसरों को नहीं समझा पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम सीख जाएं बट हम बोले ही नहीं, मतलब कि गूंगे बैठ जाएं, तो वो क्या होगा, हमारी शिक्षा तो है, हमारे पास ज्ञान तो है, बट हम उसे निकाल नहीं रहे हैं। तो वो उसको हमारी एजुकेशन को बाहर निकालना और सीखना और सिखाना। यानी कि जो हमने सीखा है वो हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि हम डेवलप होंगे। आगे बढ़ना, यानी कि जब हमने जो सीखा है वो हम सीखेंगे, फिर उससे हम दूसरों को सिखाएंगे। यानी कि टीचर्स क्या करते हैं, पहले सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं, यानी स्टूडेंट को सिखाते हैं, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे जाते हैं, वो टीचर बनते हैं या वो किसी भी फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वो आगे अपनी फील्ड को आगे बढ़ाते हैं। और फिर उस पर वो कंट्रोल करना कि हमें किस चीज़ पर कैसे कंट्रोल करना है, अपने विचारों पे कैसे कंट्रोल करना है, हमें किस अकॉर्डिंग काम करना है। अगर एक डॉक्टर तो उसको कैसे काम करना है, टीचर तो कैसे काम करना है। तो उसमें ही हमारा क्या है, शिक्षा का यही अर्थ है।
तो एजुकेशन का अर्थ क्या हो गया हमारा? पालन पोषण करना, विकास करना, संदर्भ करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सिखाना, सीखना, आगे बढ़ना और नियंत्रण करना। विद्यालय और समाज में संबंध। अब स्कूल में और समाज में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। समाज में विद्यालय की जड़ें स्थापित होती हैं। समाज में विद्यालय की जड़ें स्थापित होती हैं, यानी समाज में जो है वो विद्यालय की जड़ें स्थापित होती हैं, यानी कि इस विद्यालय को निर्माण किया जाता है समाज में। और फिर विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक बुनियादी पथों को समझने का अभिकरण है। क्या है? विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि समाजीकरण की प्रोसेस चलती है, उसके प्रारंभिक जो स्टार्टिंग के बुनियादी पथ हैं उनको समझने का अभिकरण है विद्यालय। और विद्यालय समाज का प्रतिबिंब है और समाज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। समाज जो है वह विद्यालय समाज का प्रतिबिंब है और समाज जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करता है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में ही एजुकेशन के जो लक्ष्य हैं, एजुकेशन के जो गोल्स हैं उनको निर्धारित करता है। विद्यालय की चार दीवारी के भीतर जो भी कार्य होता है समाज उसका निर्धारण और नियंत्रण करता है, यानी कि विद्यालय की चार दीवारी के अंदर, स्कूल की चार दीवारी के अंदर जो भी कार्य होता है समाज उसका निर्धारण और नियंत्रण करता है। उसका मतलब कि निर्धारण करता है और उसको नियंत्रण करता है समाज, जो कि विद्यालय की चार दीवारी के भीतर जो भी कार्य किया जाता है यानी कि जो भी सिखाया जाता है उसको निर्धारण और नियंत्रण कौन करता है? समाज। विद्यालय अपने विद्यार्थियों को ऐसे रूप में तैयार करता है जैसे समाज विद्यालय से अपेक्षा रखता है, और विद्यालय जो है वो अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को इस रूप में तैयार करता है जैसे कि समाज विद्यालय से अपेक्षा रखता है। यानी कि जैसे कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे से अपेक्षा रखती है कि वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो सब विद्यालय है वो अपने विद्यार्थियों को ऐसे ही रूप में तैयार करता है जैसे कि समाज चाहता है। समाज अपने अपेक्षा रखता है कि विद्यालय में विद्यार्थी ऐसा पढ़ेगा, एजुकेट होगा, आगे जाकर वो कुछ बनेगा, तो उसी रूप में विद्यालय स्टूडेंट को तैयार करता है। आज की पीढ़ी ही भावी पीढ़ी या सामाजिक बदलाव करता है, और आज की जो पीढ़ी है वो ही क्या है? भावी पीढ़ी है और सामाजिक बदलाव करता है, यानी कि समाज को बदलने के वाली है। संबंध। अब एजुकेशन और समाज में क्या रिलेशन, अभी हमने क्या पढ़ा? विद्यालय और समाज में रिलेशन के विद्यालय ऐसे ही स्टूडेंट को तैयार करता है जैसे कि समाज अपेक्षा रखता है। और अब हम देख लेते हैं शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, रिलेशन। शिक्षा और समाज में संबंध सिर्फ पाठ्यक्रम का विकास करने एवं उसे पढ़ा देने से कभी भी शिक्षा की सार्थकता को स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जो पुस्तकें दिए गई हैं, उनको ही विकास करना, उनको ही पढ़ा देना वही काफ़ी नहीं होता एजुकेशन के लिए। शिक्षा की सार्थकता तभी है जब इसे समाज और विद्यालय के संबंध में इसे प्रदान किया जाए और इस संबंध को और मजबूत किया जाए। शिक्षा का एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जो पुस्तकें दिए गई हैं, उनको ही पढ़ा दिया जाए, उनको समझा दिया जाए और समाप्त हो जाए एजुकेशन, ऐसा नहीं है। एजुकेशन क्या है कि समाज में और विद्यालय में रिलेशन बनाए, उनको रिलेशन प्रदान किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, और उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ इतनी ही नहीं है कि पुस्तकें जो हमें दी गई हैं स्कूल में, जो पुस्तकें दी गई हैं उनको ही पढ़ा दिया जाए सिर्फ विद्यालय में और हमारा काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक कि विद्यार्थी जो है, जो स्टूडेंट है, उसको समाज में और विद्यालय में क्या रिलेशन है, उसको कैसे विद्यालय में और समाज में कैसे रिलेशन बनाना है, उसके द्वारा भी वो भी उसे एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, वही हमारा मेन मोटिव है। शिक्षा और समाज का सिर्फ नज़दीकी संबंध नहीं है, शिक्षा और समाज का सिर्फ नज़दीकी संबंध नहीं है, नज़दीकी रिलेशन नहीं है, बल्कि समाज पर आधारित शिक्षा का निर्माण होता है। बल्कि क्या होता है? समाज पर जो आधारित है, जो एजुकेशन समाज पर आधारित है, उसका भी निर्माण होता है। समाज एक ऐसी संस्था है जो समय और काल के अनुरूप परिवर्तित होती है। समाज एक ऐसी संस्था है, समाज एक ऐसी संस्था है जो कि समय और काल के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है, यानी कि जो टाइम के अकॉर्डिंग और काल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो है हमारी समाज एक ऐसी संस्था है। प्राचीन या मध्य काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह आज नहीं है। जो प्राचीन या मध्यकाल में जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो आज नहीं है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो आज के में नहीं है, आज बिल्कुल चेंज है, पहले बिल्कुल चेंज था।
पहले गुरुकुल के रूप में एजुकेशन दी जाती थी। एजुकेशन के लिए एक पेड़ के नीचे बैठाकर बच्चों को एजुकेट किया जाता था। बट अब क्या है, अब स्कूल बना दी गई, चारदीवारी बना गई हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनके लिए अलग अलग रूम बना दिए गए हैं, फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। बट पहले ऐसा नहीं था, सबको एक साथ बैठाकर उसमें ही एजुकेट किया जाता था। और आज की और जो पहले की प्राचीन काल की या मध्यकाल की जो एजुकेशन सिस्टम था या सामाजिक व्यवस्था थी, वो बिल्कुल प्राचीन या मध्यकाल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वे आज नहीं है, और जो आज है वे कल नहीं रहेगा। स्थान और प्रदेश के अनुकूल भी समाज का अलग रूप दिखाई देता है, और स्थान और प्रदेश के रूप में भी देखें तो समाज का एक अलग रूप दिखाई देता है। समाज पर शिक्षा, शिक्षा पर समाज निर्भर है, और समाज पर शिक्षा, शिक्षा पर समाज निर्भर है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक ही समाज की शिक्षा भी समाज में परिवर्तन आ जाने पर कालांतर में बदल जाती है। शिक्षा डायग्राम देख लेते हैं। शिक्षा, ये आपको पेपर में डायग्राम ऐसे ही बनाना है, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। शिक्षा, एजुकेशन, व्यक्ति और समाज। समाज में क्या कहते हैं? मूल्य, परंपराएं, आदर्श, आवश्यकता, अंधविश्वास। और व्यक्ति, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास और चारित्रिक विकास। समाज में मूल्य, परंपराएं, आदर्श, आवश्यकता और अंधविश्वास। और व्यक्ति में आते हैं सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास और चारित्रिक विकास। विद्यालय और समाज में अंतः संबंध क्यों? विद्यालय परिवारों और समुदायों को अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक सहयोग से काम करना चाहिए। विद्यालय को, परिवार को, समुदाय को अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक सहयोग से कार्य करना चाहिए, यानी काम करना चाहिए। विद्यालय को, अपने परिवार को, समुदाय को अपने अपने लक्ष्यों के प्रति काम करना चाहिए। विद्यालय समाज का ही लघु रूप होता है। विद्यालय जो है वो समाज का ही एक लघु रूप है, यानी कि एक छोटा रूप है। विद्यालय समाज का ही। अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए विद्यालय का अहम योगदान होता है, और अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति करने में विद्यालय का एक अहम योगदान होता है, यानी कि बड़ी भूमिका निभाता है हमारा विद्यालय समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अच्छे विद्यालयों पर काम करना चाहिए, यानी कि अच्छे विद्यालय बनाने चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। विद्यालय की पढ़ाई से बच्चों में नैतिक और समाज और सामाजिकता का तेजी से विकास होता है, और विद्यालय की पढ़ाई से बच्चों में नैतिकता का और सामाजिकता का तेजी से विकास होता है, उनका तेजी से डेवलपमेंट होता है। स्कूल में बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनसे उनके नैतिक और सामाजिक दोनों ही में तेजी से विकास होता है, और इन क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, और इन क्षेत्रों में सफलता की यानी सक्सेस की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। विद्यालय परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए पारिवारिक और सामुदायिक जीवन की बनावट को सुदृढ़ करते हैं, और विद्यालय जो हैं वो परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए पारिवारिक और सामुदायिक जीवन की बनावट को सुदृढ़ करते हैं। छिपा हुआ या अदृश्य पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम, यानी कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो होता है हमारा, वो देखते हैं क्या है। एक ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी अध्ययन मंडल, विद्यालय, राज्य या बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। एक ऐसा पाठ्यक्रम, छुपा हुआ पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो कि किसी भी विद्यालय या राज्य या बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। इसे कई वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, और इसे कई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता, कोई भी वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता है हिडन पाठ्यक्रम को, और आधारिक रूप से कोई इसे सिखाता भी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण में होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट इसका प्रयोग भी नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप में इसका प्रयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण में होता है। परीक्षा का अभाव, अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति, समन्वय व अदृश्य पाठ्यक्रम के साथ चलना। छिपा हुआ पाठ्यक्रम के कार्य, कुछ ऐसी गतिविधियां जो कई सारे उद्देश्यों को पूरा करती हैं, और वो औपचारिक पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, जो कि
कई ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कि कई सारे उद्देश्यों को पूरा करती हैं, बट ये औपचारिक रूप से पाठ्यक्रम में स्पष्ट नहीं होती हैं, कहीं भी उल्लेखित नहीं होती हैं। इसका तात्पर्य व्यक्ति की सोच से है, और इसका तात्पर्य किससे? व्यक्ति की सोच से है, उसके समाज के प्रति दायित्व से है। और इसका छुपे हुए पाठ्यक्रम का जो दायित्व है, तात्पर्य है, वो व्यक्ति की सोच से है कि व्यक्ति कैसा सोच रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है और उसके समाज के प्रति क्या दायित्व उस पर डिपेंड करता है। उठने बैठने के तरीके से, यानी कि उठने बैठने का तरीका क्या है, कैसे वो उठता है, कैसे वो बैठता है, उससे है, और उसके रीति रिवाजों से है, और उसके रीति रिवाजों से है, उसकी सांस्कृतिक और उसके आचरण से है जो समाज में अपेक्षित हैं। यानी कि छुपे हुए पाठ्यक्रम का जो तात्पर्य है वो व्यक्ति की सोच से है, उसके सामाजिक के प्रति दायित्व से है, उसके उठने बैठने का तरीके से, उसके बोलने के तरीके, उसके रीति रिवाजों से, उसकी सांस्कृतिक और उसके आचरण से है जो समाज में अपेक्षित है। वो सारी गतिविधियां जो स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक हैं और बालक उनको सीख लेता है। जो भी सारी गतिविधियां हैं जो कि स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक हैं, उसको बालक सीख जाता है, उसको बच्चा सीख जाता है छुपे हुए पाठ्यक्रम के द्वारा। परंपरागत रूप से हम देखते हैं कि स्कूल में हमेशा ज्ञान सर्जन, संरक्षण और वितरण के स्थान के रूप में माना जाता है, और लंबे समय तक ज्ञान सर्जन को एक कार्य के रूप में लिया जा गया है, और जो कि तटस्थ है अपने दृष्टिकोण और सभी के लिए उपलब्धता में समान सामाजिक पदानुक्रम में स्थिति की परवाह किए बिना होता है, और समाज और सांस्कृतिक प्रजन के हाल के सिद्धांतों ने इन ज्ञान मीमांसीय परंपराओं की नींव का अध्ययन और सवाल करने की कोशिश की है, और वो सारी गतिविधियां जो स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक हैं और बालक उनको सीख लेता है। डेफिनेशन: विद्यार्थी अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वह चीजें भी सीख लेता है या सीख रहे हैं जो उन्हें केवल अदृश्य पाठ्यक्रम और जेंडर पक्षपात इसमें अंतर्निहित है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कमजोर समझा जाना, लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम समझा जाना, लड़कियों को लड़कियों की तुलना में कोमल नाजुक समझ कर व्यवहार करना, यानी कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कोमल समझना, नाजुक समझना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कि वो कार्य नहीं कर सकती हैं या वे कोई कठिन काम नहीं कर सकती हैं, उनको कमज़ोर समझना, लड़कों को अधिक कठोर समझना और लड़कियों को कोमल समझना। लड़कियों का रोना सामान्य और लड़कों का रोना असामान्य समझना, यानी लड़कियां रो रही हैं तो वो सामान्य है, बट अगर लड़के रो रहे हैं तो उनको असामान्य समझना, उसको अच्छा ना समझना। लड़के निर्देश देते हैं और बालिकाएं गायन करेंगी, लड़कों को अनुशासन बनाने का कार्य सौंपना और लड़कियों को नहीं, इत्यादि। देखिए छुपे हुए पाठ्यक्रम में देख सकते हैं कि लड़कियों को कमज़ोर समझना लड़कों की तुलना में, लड़कियों का रोना तो सामान्य माना जाता है, बट लड़कों का रोना असामान्य माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता कि लड़के क्यों रो रहे हैं और लड़कियां रो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़के जो हैं वो निर्देश दे सकते हैं, बट लड़कियां जो हैं वो निर्देश नहीं दे सकती हैं। लड़कों को अनुशासन बनाने का कार्य सौंपना, बट लड़कियों को अनुशासन कार्य बनाने का कार्य नहीं सौंपा जाना, इत्यादि। ये था फ्रेंड्स आपका यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट चैप्टर, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक इसमें रह गए जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट उन बच्चों की जिन बच्चों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।